तो आज काफ़ी लेट हो गए हैं, हम लोग यहाँ पर 1 घंटे लेट हो चुके हैं। कोई बात ना, क्लास तो कराएँगे ही, है ना? आप लोग तैयार हो कि नहीं हो? देखो आप लोगों ने जो आप इंस्टा वगैरह चला रहे हो, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर मेरे भाई एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि जो भैया अग्निवीर आर्मी भर्ती 2026 एग्ज़ाम के लिए 30 मॉडल पेपर हैं, जो आपकी साइट पर मेरे भाई अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है? और आप लोगों की काफ़ी डिमांड भी थी, है ना? आप लोग यहाँ पर कल चर्चा कर रहे थे कि सर जी जो हमारे मॉडल पेपर आए हुए हैं, जो साइट पर उनको सॉल्यूशन कराइए। तो यूट्यूब पर पहली बार आपका भाई आप लोगों के लिए जो आपके 30 हैं, उसमें कुछ और ज़्यादा भी ऐड हो गए ना 30-45 आपके भैया इसमें कहेंगे मॉडल पेपर आपके भैया ऑफ़िशियल साइट पर जो आपकी ऑफ़िशियल साइट है उस पे डले हुए हैं, ठीक है? जिसमें से आज हम लोग शुरुआत करेंगे और पहला जो मॉडल पेपर रहेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ओपेटर जी से महोदय भैया यही कहेंगे भैया हमारे जो ओपेटर जी भैया महोदय जी हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है क्लास को आप सेशन को शेयर करो और जल्दी से लाइव करो जिससे हमारे सारे बच्चे हमसे जुड़ जाएँगे, है ना? जल्दी से करो भैया, टाइम हो गया है क्लास का। कर दिया? चलिए। नमस्कार फौजी भाइयों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग ये बेसब्री से क्लास का इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि जो क्लास का टाइमिंग था भैया आपका 12 बज के 15 मिनट पर था। लेकिन भैया काफ़ी लेट हो गए क्योंकि थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आ गया। टेक्निकल इश्यू का मतलब ये है कि मेरे भैया आप समझ सकते हो ना, आप सभी को पता भी है ना, इस वज़ह से हमारी क्लास लेट हो गई है। लेकिन भाई आप लोग जब भी इंस्टाग्राम चला रहे हो तो वहाँ पर एक ही मेरी भाई न्यूज़ चल रही है कि जो एक ऑफिसर है उन्होंने भैया अपना बयान यहाँ पर किया है कि ये जो जो भी 2026 की भर्ती की तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए जो हमारी भैया आर्मी की जो ये ऑफ़िशियल साइट है, वहाँ पर भैया हमारे 45 सैंपल पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं। और तो आप लोग चाह रहे थे कि सर वो जो हमारे सैंपल पेपर जो हमारे अपलोड किए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन कराइए। तो मेरे प्यारे कप्तानों, हम आप लोगों के लिए उनका यहाँ पर सॉल्यूशन लेके आए हैं। ये आपका मॉडल पेपर बन रहेगा, डे बाय डे आप लोगों को यहाँ पर भैया क्वेश्चन कराए जाएँगे, ठीक है? ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वैसे हम लोग लेट हो चुके हैं, तो भैया एक बार क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास क्लास को शेयर करेंगे, है ना? चलिए आशा जी। आशा जी शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ भैया जल्दी से। सारे फौजी भाई बताने का प्रयास करेंगे। देखो भैया एक बार फिर से बता देते हैं, ये आपका मॉडल पेपर 1 है, ठीक है? जितने भी आपके भैया ऑफिशियल जो आपकी भैया साइट है, आर्मी की जो भैया ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर जो आपके मॉडल पेपर रखे गए हैं भैया वही हम आप लोगों को लेके आ रहे हैं और वही मेरे भाई यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। आज का भैया मॉडल पेपर 1 है और ये कौन-सी ट्रेड है? तो मेरे भाई आपकी आर्मी जीडी ट्रेड का पेपर। कौन सा भैया? आर्मी जीडी ट्रेड का जो भैया सैंपल पेपर जो आपका साइट पर डला हुआ है, वो यहाँ पर लेके आए हुए हैं, ठीक है? आइए, यहाँ पर देखो। आपको बताना भैया कि भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताओ, किसे नियुक्त किया गया था? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भैया महाराष्ट्र के भैया जो राष्ट्रपति थे पहले कौन भैया हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी थे। कौन थे भैया हमारे? भगत सिंह कोश्यारी जी थे। इन्होंने भैया क्या है अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। अब ये बताना है कि महाराष्ट्र के हमारे नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपके सामने जवाब देने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा हमारा? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हो जाएँगे, रमेश बैस हो जाएँगे, निर्मला सीतारमण जी हो जाएँगे, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएँगे। बताओ। सारे फौजी भाई बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताएँगे भैया। चलो भैया, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भैया? कौन-सी चीज़ का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है? बताओ भैया। चलो भैया स्टार्ट कर दिया मेरे भैया, है ना? स्टार्ट हमने कर दिया भैया। आप यहाँ पर भैया इसका जवाब बताएँ, क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे कप्तानों देखो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो आपका सही जवाब आ जाएगा कि भगत सिंह भैया क्या भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महाराष्ट्र के जो भैया राज्यपाल जो पद से भैया इस्तीफा देने के बाद जो राज्यपाल भैया महाराष्ट्र के बने वो कौन बने भैया आपके? रमेश बैस बने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए, यहाँ पर जितने भी साथी हमारे भैया ए बता रहे हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं, है ना? देखो, अगर आप अभी भी बात करेंगे कि महाराष्ट्र के जो भैया वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? एक बार बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से भैया हमें। जल्दी से बताएँगे कि सर जी हमारा यहाँ पर इसका सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद में हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की, ठीक है? किसकी भैया? महाराष्ट्र की। देखो ये भैया के भी महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल एक आपको जो हम बता देते हैं इसमें जो आपका करंट के क्वेश्चन है वो आपके 2023 के इसमें रखे गए हैं कि भैया 2023 के इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं, ध्यान रखेंगे। 2023 के भी ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन अगर हम अभी 2026 की बात करते हैं, ठीक है? 2026 के अनुसार अगर बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था कि बताओ महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के भी ये नए राज्यपाल बताओ जल्दी से, क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताओ। सारे फौजी भाई बताएंगे कि सर जी हमारा यहाँ पर इसका सही जवाब यहाँ पर ए बन जाएगा। जल्दी से बताओ। सारे फौजी भाई बताने का प्रयास करेंगे कि सर जी हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। हमने बताया था मेरे भैया जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भैया कौन है आपके? जिष्णु देव शर्मा जी। भैया जिष्णु देव शर्मा जी है भैया। ये कौन है भैया? आप कहोगे सर जिष्णु देव शर्मा जी सर हमारे अभी वर्तमान में सर राज्यपाल है। क्लियर भैया? बताओ।
जल्दी से बताएंगे कि सर जी क्लियर है, किसी भी बात की आपत्ति नहीं है। उसके बाद मेरे भाई हम आपको आगे की तरफ लेके चलते, जल्दी से बताइए, ठीक है। आइए भैया आगे लेके चलते, क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसने नियुक्त किया था, बताओ। निम्नलिखित में से ये किसे नियुक्त किया गया था, बताओ भैया, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर, जल्दी से बताओ भैया। सारे फौजी में बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। हमने आपसे पहले कहा मेरे भैया, जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपकी ऑफिशियल साइट पर भी जो आपके पेपर डले हुए हैं, सैंपल पेपर, वो आपको करा रहे हैं क्योंकि आप लोगों की काफी डिमांड थी, ठीक है, इसलिए हम आपको वो करा रहे हैं। अब भैया बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे। सारे फौजी भाई यहाँ पर जवाब देंगे कि सर जी यहाँ पर इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलो भैया, चलो भैया क्लियर। भाई यहाँ पर क्या लिख दिया भैया हमने, क्या लिख दिया बताओ। जिष्णुदेव सर वर्मा ही तो क्या था, बताओ जल्दी से बताओ भैया। जिष्णुदेव मेरे भाई यहाँ पर शर्मा किसने लिख दिया भैया, जिष्णुदेव वर्मा जी यहाँ पर, भैया जिष्णुदेव वर्मा जी लिखो भैया, सही कहा परमानंद भैया आपने। चलो बताओ यहाँ पर फरवरी 2023 में भैया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया, बताओ किसे नियुक्त किया गया। सारे फौजी भाई बताएंगे। तो यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया भैया, यानी आपको एस अब्दुल नाजीर को, भैया एस अब्दुल नाजीर को भैया यहाँ पर क्या है, फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर जो करंट के क्वेश्चन वो आपके 2023 का यहाँ पर करंट पूछा गया, इसमें क्या 2023 का इसमें करंट पूछा गया, ध्यान रखेंगे हमारी बात को, ठीक है। आइए आगे लेके चलते हैं। आपको बताने की ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, बताओ कहां पर की गई थी। सारे फौजी भी बताने का प्रयास करेंगे कि सर जी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब ए हो जाएगा। बताओ जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कि सर जी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही और सटीक जवाब हमारा ए बनेगा। जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ भैया। यहाँ पर भैया गोविंद भैया लिख रहे हैं सर महाराष्ट्र के राधा कृष्ण, कौन भैया महाराष्ट्र के, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर देखो ब्रिटिश भारत के, भैया ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में भैया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो ये आपके ढाका में की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सीफू चाची जी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना भैया भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ये क्वेश्चन हमने कितनी बार आपको कराया, 2025 में हमने आपको पढ़ाया था, और एक क्वेश्चन अभी तक आपको मॉडल पेपर कराए, जो भी क्लास है कई बार क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। बताओ भैया भारत का भैया अंतिम वायसराय कौन था, बताओ भारत का अंतिम वायसराय कौन था। सारे फौजी पे बताने का प्रयास करेंगे सर, इसका यहाँ पर सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कि सर जी हमारा इसका सही और सटीक जवाब हमारा ए बनेगा। बताओ भैया जल्दी से बताएंगे। तो आप कहोगे सर जी कि हमें बताना भारत का अंतिम वायसराय, भैया भारत का जो अंतिम वायसराय कौन था भैया, हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए फॉर आर्मी फोर्स। चलो भाई आगे बढ़ो। आप बताने की भारतीय वायुसेना का मुख्यालय भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित, बताओ भारतीय वायुसेना का मुख्यालय भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताओ भैया हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। बताओ सारे फौजी भी बताने का प्रयास करेंगे कि सर इसका सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। बताओ भैया बताइए, आप लोग भी जवाब देते रहेंगे है ना, अपनी भैया जो आपकी आंसर की उसी पर आप लोग छापते रहेंगे अपने उत्तर, है ना। चलो बताओ जल्दी से, क्लास को लाइक किया करो मेरे भैया ना, क्लास को लाइक किया करो जल्दी से। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहोगे कि सर जी हमें बताना है कि भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय कहाँ पर भैया, ये आपका नई दिल्ली में, भैया नई दिल्ली में सर इनका मुख्यालय हो जाएगा। आओ भैया उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं स्थित हैं, बताओ भैया जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। उड़ीसा राज्य, भैया उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर के पास भैया कौन सी उदयगिरी और हमारी खंडगिरी गुफाएं स्थित है, बताओ जल्दी से बताएंगे। सारे फौजी भाई यहाँ पर जवाब देंगे कि सर जी हमारा यहाँ पर ये जवाब हो जाएगा। नेहा जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रही, आप भी बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। सारे फौजी भाई बताने का प्रयास करेंगे कि भैया जी इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। बताओ जल्दी से। परमानंद भैया ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, गोविंद भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो आप कहोगे उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य भैया कौन सा भैया, यानी कहेंगे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भैया क्या जो हमारा भुवनेश्वर शहर है यहाँ पर भैया कौन से उदयगिरी और हमारी खंडगिरी की गुफाएं स्थित। ऑप्शन नंबर ए फॉर आर्मी फोर्स। आइए यहाँ पर देखो आपको बताना भैया भरहुद एक गांव है भैया, यानी यहाँ पर दे रखा है भरहुद। भरहुद एक गांव है जो अपने प्रमुख पुरावस्तु या बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। यह भैया आपको बताना है कि यह कहाँ स्थित है। बताओ छत्तीसगढ़ में है क्या, ये आपका महाराष्ट्र में है क्या, उत्तर प्रदेश में है भैया, मध्य प्रदेश में। बताओ बौद्ध स्तूप के लिए भैया कौन सा शहर जाना जाता है, बताओ जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है भैया, जल्दी से बताओ। सारे फौजी भी बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी
नेहा जी कह रहे हैं सर जी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेहा जी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेहा जी कह रहे हैं सर जी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो भैया, नितेश भैया आ चुके हैं। कैसे भैया नितेश भैया, बढ़िया हो? चलिए, तो क्या हो जाएगा, यानी आपको बताना है कि भरहुत एक गांव है भैया। भरहुत एक गांव है जो अपने प्रमुख पुरावस्तु यानी बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। वो कहाँ स्थित है? ये हमारे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए, आपको बताने निम्नलिखित में से किस त्योहार में भैया यीशु मसीह, भैया यीशु जो भैया मसीहा थे, उनका भैया जो भैया पुनः जीवन का भैया जश्न क्यों कब मनाया जाता है? बताओ। क्रिसमस डे पर मनाते हैं, गुड फ्राइडे पर मनाते हैं, ईस्टर पर मनाया जाते हैं भैया, एपिफेनी पर मनाते हैं? बताओ, बताओ भैया। सारे फौजी बताने का प्रयास करेंगे भैया, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताओ। चलो भैया, क्लियर भैया। इसका पीडीएफ मेरे भाई जैसी क्लास खत्म होगी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई, है ना। क्लास बाय क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड होने वाली है। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, आपको बताना कि भैया जो हमारे यीशु मसीहा थे, कौन भैया? जो हमारे यीशु मसीहा थे, कौन भैया? यीशु मसीहा। इनका भैया आपको पता है कि जो जन्म भैया कब, यानी भैया 3 अप्रैल को, सभी को पता है कि सर 3 अप्रैल होता है, क्या भैया? 3 अप्रैल। लेकिन कौन सा मनाया जाता है? तो आपको पता है सर क्रिसमस डे तो होगा नहीं सर, गुड फ्राइडे होगा, यहाँ पर हो जाएगा ईस्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? C4। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर C4। चाची जी जितने भी साथी सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब। चलो भैया, लड्डू भैया के बारे में कुछ बोलिए। कौन से लड्डू भैया? चलो भैया, आगे बढ़े हम लोग भैया, आगे बढ़े। चलो, बहुत ऐड आ रहा है। ऐड भैया बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, है ना। ऐड बंद कर दो भैया, बच्चे परेशान होते हैं ना। ऐड आप कर दिया करो, मतलब थोड़ा सा 12 मिनट का 15 मिनट का ऐड लगाया करो, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं अक्सर, है ना। बताइए भैया, लड्डू जी दिख नहीं रहे हैं भैया क्लास में, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या बनेगा? आपको बताना है कि रूपनारायण और दामोदर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। मतलब आपको बताना भैया जो हमारा रूपनारायण नदी और यहाँ पर दामोदर नदी, भैया किस नदी की मेरे भाई हमारी सहायक नदी है? हुगली नदी की है, गोमती नदी की है, लूनी नदी की है, ब्यास नदी की? बताओ। सारे फौजी में बताने का प्रयास करेंगे कि भैया जी इस क्वेश्चन का हमारा गोविंद भैया कानपुर वाले भैया यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर भैया क्या लगा रही है? ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ क्लास देख रहे हैं लड्डू भैया। चलो भैया, लड्डू भैया कैसे हो? बढ़िया हो? तैयारी चल रही है आपकी? सही के नहीं? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा लड्डू भैया, बताओ क्या हो जाएगा लड्डू जी, बताइए क्या बनेगा यहाँ पर? कौन सी नदी हो जाएगी यहाँ पर? है कौन सी नदी होगी मेरे भैया? कौन सी नदी होगी? आपको बताया था हमने भैया। एक हो गया आपका रूपनारायण, ठीक है, रूपनारायण हो गया, और एक हो गया भैया आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी। इन भैया कैसे किसकी सहायक नदियां भैया? ये हो जाएगी हमारी जो हुगली नदी है भैया, हुगली नदी। हुगली नदी क्या भैया? ये सहायक नदियां हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर A4 आर्मी पोस्ट। आइए बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया था भैया आपको, चांगथांग, भैया चांगथांग वाला क्वेश्चन कराया था। चांगथांग भैया जो वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हमने कराया था आप लोगों को, याद करो भैया वो पीडीएफ, जिस पीडीएफ हमने पूरे 2025, अच्छा 2025 की बात हो रही है, सुन भैया 2026 में अभी पढ़ाया है। आ जाओ भैया, आओ भैया यहाँ पर, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? सारे फौजी बताने का प्रयास करेंगे। चलो भैया, हिमांशु जी आ चुके हैं, सर मेरा नाम ले लो भैया, हिमांशु भैया आ चुके हैं भैया। कैसे हो फौजी भाई? बढ़िया हो? चलो भैया, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताओ। आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे कप्तानों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? क्या आपका नागालैंड हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा? बताओ भैया, सारे फौजी भाई बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी हमारे फौजी भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं पुडुचेरी, वो गलत जवाब हो जाएगा। और बताओ मेरे भैया, और बताओ मेरे भैया, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर सही जवाब? यहाँ पर हो जाएगा मेरे भैया आपका कौन सा? चांगथांग। चांगथांग मेरे भैया आपका वन्य जीव अभयारण्य भैया ये आपके लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर सी को चाची जी विधायक है। बताओ क्लियर भैया? नहीं भैया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे फौजी भाई मेरे भाई क्लास को लाइक करते रहेंगे, ठीक है। आइए, आपको बताना भैया 2011 की, ये 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में भैया बौद्ध आबादी और कुल आबादी की लगभग डॉट डॉट है कितनी भैया? बताओ जल्दी से। सारे फौजी भाई बताने का प्रयास करेंगे सर जी, हमारा इस क्वेश्चन का ए सही जवाब हो जाएगा। बताओ भैया, यानी आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में भैया जो भैया बौद्ध धर्म है उनकी आबादी भैया कुल कितने प्रतिशत लगभग में आपको बताना है। बताओ जल्दी से। सारे फौजी भाई बताने का प्रयास करेंगे कि सर यहाँ पर इसका सही जवाब ए हो जाएगा। बताइए भैया, हिमांशु भैया बताइए, गोविंद भाई बताओ जल्दी से। गोविंद भाई आपका जवाब नहीं आ रहा है मेरे फौजी भाई, गोविंद फौजी भाई जल्दी से जवाब फेंक के मारो कि सर जी इसका जवाब ये हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आप कहोगे सर जी जो हमारे यहाँ पर भारत में सर जी बौद्ध आबादी वो कितनी भैया, बौद्ध धर्म की जो भैया आबादी कितनी भैया? 0.7%। 0.7%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आइए भैया,
आपको बताना है कि 9 नवंबर 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, बताओ भैया। देखो भैया, हमने आपसे अभी पहले ही कहा था कि जो सारे क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, जो जितना भी आपका करंट का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये भैया आपका ऑफिशियल साइट से उठाया गया मॉडल पेपर है, हम आपको पहले अवगत करा देते हैं भैया, है ना। आप हमसे ये मत कहना कि सर इतना पुराना आप करंट क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि भैया आपका जो ऑफिशियल साइट है वहां से ये जो करंट का क्वेश्चन रखा गया वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो 2022 में आपको बताना है कि भैया किसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, बताओ किसे किया गया था, जल्दी से बताएंगे। आप सभी को पता है कि अगर 2022 की बात करेंगे तो उस समय यहाँ पर धनंजय भाई चंद्रचूड़ थे भैया। कौन थे भैया? धनंजय भाई चंद्रचूड़ को मेरे भैया क्या है 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर भैया अपॉइंटमेंट किया गया, नहीं कह सकते पद किया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आओ भैया क्वेश्चन का जवाब देंगे सारे लोग यहाँ पर। चलो भैया, आपको बताना है कि फरवरी 2023 में, क्या भैया, फरवरी 2023 में राजेश बिंदल को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति दी गई। इससे पहले वे कहां पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, बताओ। यानी हमने आपको पहले अवगत कराया है मेरे फौजी भाइयों, मेरे लाडलो, मेरे बाबू, हमने आपको क्या कराया अवगत। ये जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे मेरे भाई आपका मॉडल पर, जो आपका मॉडल पेपर बन है, जो आपके ऑफिशियल साइट पर डला हुआ है, उसको हम लेके आए हो। उसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं आपके करंट के भैया, वो आपके 2023-2022 का करंट क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब हम आपको अपनी तरफ से जो मॉडल पेपर कराते हैं, जो अपनी तरफ से मॉडल पेपर कराते हैं, उसमें ये 2025-26 का मेरे भाई करंट अफेयर्स पूछते हैं। इतना ध्यान रखें, एक साल का ही मेरे भाई आपका 6 महीना 1 साल के बीच में आपको करंट अफेयर्स आता है, इसके दूर नहीं आते, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, बताओ भैया क्या हो जाएगा। हमारे प्यारे कप्तान यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि सर जी हमारा यहाँ पर इसका सही जवाब ए बनेगा, बताओ। यानी फरवरी 2023 में राजेश बिंदल को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति दी गई थी। इससे पहले वो कहा कि भैया मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता थे, यानी कार्यरत वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाची जी। आइए भैया आगे बढ़े मेरे भैया। चलो यहाँ पर बताओ, आपको बताना भैया कि महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी, जिस भैया क्या कौन सी खिलाड़ी किसी फ्रेंचाइजी द्वारा अनुबंधित होने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। मतलब अनुबंधित मतलब जानते हो, अनुबंधित होता है जिन पर किसी भी प्रकार की रोक ना लगी हो। मतलब आपको ही बताना है WMP होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं क्या हम लोग, है ना। WMP नहीं, सॉरी WPA होता भैया हमारा क्या, वोमेन, क्या होता भैया, वोमेन प्रीमियम लीग। ठीक है, ये होता है। यानी भैया जी हमारा जो महिलाओं का भैया जो हमारा IPL T20 मैच होता है उसी को भैया यहाँ पर WP बोला जाता है, और हम लोग क्या IPL बोलते हैं। ठीक है, IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताना है भैया कि इतिहास में निम्नलिखित में से वो कौन सी खिलाड़ी है किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा, भैया किसी भी यहाँ पर फ्रेंचाइजी द्वारा अनुबंधित, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पर रोक नहीं लगाया गया। जैसे अभी आप 2026 की बात करोगे तो अभी आपने देखा होगा भैया 5 मैचों में भैया क्या है यहाँ पर CS की जो टीम भैया यहाँ पर कह सकते हैं MS धोनी जी है, उनको भी बाहर रखा गया। यहाँ पर वो ऐसी खिलाड़ी कौन हो जाएंगी, हरमनप्रीत कौर हो जाएंगे, स्मृति मंथाना हो जाएंगे, शेफाली वर्मा हो जाएंगे, पूनम राउत हो जाएंगे। बताओ, सारे फौजी बताने का प्रयास करेंगे कि सर यहाँ पर इसका सही जवाब ये हो जाएगा। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो आप कौशल जी यहाँ पर एक ही नाम आता हुआ तभी यहाँ पर स्मृति मंथाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, B4 भाभी जी। आइए भैया आगे लेके चलते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दो आप, जल्दी से बताइए भैया। चलिए भैया ऋषि जी भैया बताइए क्या कह रहे हो भैया। नमस्ते भाई नमस्ते, कैसे हो, बढ़िया हो, शानदार, जबरदस्त, है ना। आइए भैया, आओ भैया आगे बढ़ते हैं। जवाब क्यों नहीं आ रहा है मेरे प्यारे कप्तानों आपका। आइए आपको बताना है कि डज जूनियर इंटरनेशनल 2023 टूर्नामेंट में 19 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व पुरुष एकल शटलर के भी यहाँ पर बोला गया है, शटलर मनराज सिंह के साथ किस महिला एकल शटलर ने किया था, बताओ। अरुधति भैया पंतावाने ने किया था, या भैया तानवी लाड ने किया था, रक्षिता श्री एस ने किया था। बताओ, सारे फौजी भाई बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हिमांशु जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा हिमांशु भैया इसका, है ना। नन ऑफ दिस नहीं होगा, नन ऑफ दिस होता भैया कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आएगा भैया यहाँ पर कौन, रक्षिता श्री एस। ऑप्शन नंबर सी खुद चाची जी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हमारे 15 क्वेश्चन है भैया जो जीके के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं भैया साइंस की तरफ। कहां पर, साइंस की तरफ चलेंगे। तो साइंस का जो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ भैया। ऋषि भैया बताइए क्या दिक्कत है आपको, बताइए। आइए भैया आपको बताना है कि एक निश्चित ध्वनि तरंग को एक चक्र पूरा करने में लगने वाला जो समय है भैया कितना भैया, यहाँ पर 0.25 सेकंड है। तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है प्यारे कप्तानों आपको मेरे भाई, इसकी आवृत्ति मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक चक्र भैया, एक चक्र लगाने भैया कितना आपको यहाँ पर समय लग रहा है। ठीक है,
अगर आप ये देखो भैया, एक चक्र जब भैया आप एक ध्वनि का भैया एक चक्र पूरा करते हो तो आपको जो समय लगता है वो कितना लगता है, वो मेरे भाई यहाँ पर आपको 0.25 लगता है। ठीक है, हमने आपको सिखाया है कप्तानों का, अगर हम दशमलव आएंगे तो 2 जीरो हमारे ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी ये बन जाएगा हमारा 100/25, और 25 से काटेंगे कितनी बार में, आपको से 4 बार में, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 हार्टेज। मतलब एच भैया, एच जड़ क्या होता है, एच जड़ मेरे भाई ये होता है हमारा हार्टेज। मतलब जो हमारी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो मेरे भाई हमारी भैया यहाँ पर है, भैया यहाँ पर आवृत्ति मापी जाती है वो किसमें भैया, हार्टेज में मापी जाती है। कितना आ जाएगा, मतलब कितनी आवृत्ति होगी भैया इसकी, 4 हार्टेज होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ, क्लियर भैया? अरे 5 कौन बता रहा है, 5 नहीं होगा यहाँ पर नेहा जी, है ना, 5 नहीं होगा भैया, 5 नहीं होगा मेरे बालकों, 5 नहीं हो जाएगा। मेरे फौजी भाइयों यहाँ पर आपका 5 नहीं होगा। मेरे प्यारे कप्तानों, आपका यहाँ पर 5 सही जवाब नहीं बनेगा। ठीक है, आइए आगे लेके चलते हैं। आपको बताना है जब कोई लोलक, भैया जब कोई लोलक अपनी साम अवस्था से झूलना शुरू करता है तो स्थित, भैया आपको बताना है तो स्थित, यानी भैया स्थित ऊर्जा कॉमा डॉट डॉट ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बताओ किस में होती है, सारे फौजी भाई बताएंगे। यानी क्या कह रहा है, जैसे मान के चलो कोई ए है, ठीक है, आप कोई झूलना शुरू कर दे, मतलब कोई भैया यहाँ पर भैया एक लोलक, मतलब लोलक की अगर बात करें भैया, ये हमारा क्या है भैया, लोलक। ये भैया क्या करेगा, ये भैया इस तरह से भी झूलेगा। ठीक है, ये लोलक भैया इस तरह से साम अवस्था में झूलेगा। ठीक है, ये लोलक मेरे भाई क्या करेगा, साम अवस्था में झूलेगा। ठीक है, अब ये बताना है मेरे भैया, इसकी जो मेरे भाई जो स्थित ऊर्जा रहेगी भैया, इसकी जो मेरे भाई यहाँ पर है स्थित ऊर्जा रहेगी, एक किसमें भैया परिवर्तित हो जाएगी। यानी जो इसकी स्थित ऊर्जा है भैया एक किसमें परिवर्तित हो जाएगी, बताओ। तो आप कहोगे सर जो इसकी स्थित ऊर्जा है सर धीरे धीरे घूमेगा, तो सर इसकी जो ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। किसमें मेरे प्यारे कप्तानों, ये हमारी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हम क्या लगाएंगे, बी4 भाभी जी। जैसे कैसे, जैसे समझो एक लोलक है, मतलब कोई इसमें कोई गेंद बंदी हुई है, हम धीरे साम अवस्था में से घुमाते हैं। ठीक है, अब पहले स्थित था, धीरे धीरे उसने राउंड लगाया, राउंड लगाता गया, राउंड लगाते गया, पहला राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया, तीसरा राउंड लगाया, और राउंड लगा लगा वो इसकी स्पीड बन जाती है। कोई आदमी ताकतवर हो जाता है राउंड लगाने के बाद। ठीक है, तो वो इस तरह से घूमेगा। उसकी जो स्थित ऊर्जा थी, मतलब जो उसकी मेरे भाई स्थित ऊर्जा थी, वो किसमें परिवर्तित हो गई, वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित, क्यों, गति करने लगा, क्योंकि वो गति करने लगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से क्या द्रव का एक ठोस रूप है, बताओ भैया। यहाँ पर आपको ही बताना है भैया, क्या बताना है, निम्नलिखित में से क्या द्रव का एक ठोस रूप है। देखो अगर हम भैया भैया द्रव की बात करते हैं, द्रव किसे कहते हैं, मतलब जैसे सॉलिड हो गया, ठोस मतलब क्या हो गया आपका, सॉलिड। मतलब ऐसा भैया कौन सा द्रव का एक रूप बताना, मतलब द्रव का एक रूप बताना जो भैया सॉलिड होता है। ठीक है, जो कठोर भी होता है लेकिन सॉलिड होता है, द्रव भी पाया जाता है उसमें। देखो धूप तो होगा नहीं आपका, वायु होगा नहीं, रस होगा नहीं। अब काष्ट क्या होता है सर, काष्ट है, काष्ट होता है सर एक लकड़ी, कि भैया ये हमारा लकड़ी होता है काष्ट, कि भैया क्या नहीं, काष्ट है। काष्ट क्या होता है, लकड़ी होता है भैया, कह सकते हैं लकड़ी भैया एक ऐसा भैया हमारे कह सकते हैं द्रव, एक भैया इसमें द्रव भी पाया जाता है और ठोस भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी4 चाची जी। आइए, विद्युत के 3 प्रमुख प्रवाह होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तापीय प्रवाह होता ही है, ठीक है, चुंबकीय प्रवाह होता ही है, रासायनिक प्रवाह होता ही है, भौतिक प्रवाह होता है। अब बताओ कौन सा नहीं, 4 दे रखे, 4 में से आपको एक छांटना है। अगर आप इसमें छांटने बैठोगे तो आपको क्या बताना भैया, विद्युत, विद्युत के भैया 3 मुख्य प्रभाव, मतलब विद्युत के 3 मुख्य जो प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सभी को पता है सर तापीय प्रभाव, यानी सर जब जब कोई उसमें विद्युत आती है सर वो जलने लगता है, उसमें सर हमें कुछ टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, उसके चुंबकीय प्रभाव सर वो लाइट हमें अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, उसके बाद सर उसका रासायनिक प्रभाव भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं होता है सर, भौतिक प्रभाव है सर, जो हमारा क्या है यहाँ पर सर विद्युत के 3 प्रमुख प्रभाव होते, लेकिन सर हमारा भौतिक प्रभाव नहीं होता। डी हमारा यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। आइए, डॉट डॉट द्वारा भैया 1879 में ताप दीप्त प्रकाश बल्ब के आविष्कार और यहाँ पर 1881 में प्रथम केंद्रीय विद्युत स्टेशन के निर्माण से कारखानों और घरों में विद्युत शक्ति की तीव्र आपूर्ति के तीव्र आपूर्ति की शुरुआत हुई। बताओ, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा, सी टाउन्स के द्वारा, जॉन वाइडियन के द्वारा, भैया ई लॉरेंस के द्वारा। बताओ, सारे फौजी भाई हमें बताने का प्रयास करेंगे कि भैया जी इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सीधी सीधी बात, नो बकवास। ये बताओ भैया बल्ब की खोज किसने की थी, सीधी सीधी इतना ध्यान रख लो। ये भैया बल्ब ही बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर एक समझ लो भैया क्या भैया, बल्ब का आविष्कार। भैया यहाँ पर बल्ब के आविष्कार किसने किया था, सभी को पता है कि भैया यहाँ पर यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया था। थॉमस एडिसन द्वारा किया था, अपनी शॉर्ट भाषा में कहेंगे तो ऑप्शन नंबर A4 आर्मी फोर्स। चलो भैया आगे बढ़ो, बताओ भैया यहाँ पर जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे कप्तानों इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब हमारा क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। आपको बताना है कि दंत चिकित्सा द्वारा दांतों की
अपवर्धित छवि देखने के लिए, कभी अपवर्धित छवि देखने के लिए डॉट डॉट दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या सर? मतलब क्या? यानी आपको ये बताना है मेरे प्यारे नौजवानों, क्या वो हमारा अवतल दर्पण होता है, क्या वो हमारा उत्तल दर्पण होता है, कि वो हमारा समतल दर्पण होता है, कि वो हमारा प्लास्टिक दर्पण होता है? बताओ। जैसे अगर हमने देखा जब भैया अपना मेडिकल पे जाते हैं, ठीक है, जैसे हम भैया कोई सरकारी अस्पताल है वहां पर गए, हमने कहा कि हमारे जो दांत भैया इनको चेक करो, तो वो क्या कहते हैं, हमको ये शीशा के सामने बैठाते हैं, उनका भैया क्या उनकी छवि को देखते हैं कि आपका दांत कहाँ से टूटा हुआ है, तो किसका उपयोग करते हो आप? तो आप कहोगे सर जी दंत चिकित्सा द्वारा दंतों की अपरदृत यहाँ पर भैया उसकी छवि देखने के लिए, अपरदृत भैया छवि देखने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए आओ भैया इसको निपटाओ भैया, इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। हाँ बताइए आशा जी क्या कह रहे थे आप? चलो भैया बताओ। सारे फौजी भाई बताने का प्रयास करेंगे कि सर जी इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर सही जवाब ए हो जाएगा। नेहा जी आपका जवाब नहीं आ रहा है। चलो भैया बताओ, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर इसका सही जवाब बन रहा है। क्या हो जाएगा बताओ? निम्नलिखित में से क्या भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? फलों का पकना सर ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर देखो भैया अंगूर का किण्वन होना नहीं सर जी। कोयल लकड़ी भैया क्या सॉरी कोयले लकड़ी का पत्तियों का जलना सर ये नहीं होता सर। किस्टनी कैड की प्रक्रिया, क्योंकि किस्टनी कैड की जो प्रक्रिया होती है इसमें भी हमारा भौतिक परिवर्तन होता नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखो डॉट डॉट अभिक्रिया का सामान्य रूप, यानी आपको यहाँ पर दे रखा है ए बी और बन क्या गया भैया, ये बना लिया भैया हमने ए प्लस बी, यानी क्या बन गया? तो आप कहोगे सर जी ये हमारा एक संयोजन बन गया। संयोजन बन गया, क्या बन गया भैया? ये हमारा संयोजन बन गया। संयोजन बना कि अपघटन बना? बताओ। सारे फौजी में बताएंगे सर जी यहाँ पर ये बना। हाँ भैया क्या बात है, संयोजन नहीं बनेगा भैया। यहाँ पर देखो संयोजन नहीं, ये आपका अपघटन होगा, क्योंकि देखो पहले एक साथ थे, अब इनको अलग अलग तोड़ दिया, तो ये क्या होगा? इनका अपघटन होगा, क्योंकि इनका अपघटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए चींटियों के काटने पर त्वचा पर यह कैलामाइन का विलयन लगाया जाता है, क्योंकि कैलामाइन विलयन की पैक्ति डॉट डॉट होती है। कैसे होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीनी होती है, ना तो अम्लीय होता है ना तो वो क्षारीय होता है। बताओ सारे फौजी भाई बताएंगे, जल्दी से बताओ भैया इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही और सटीक जवाब क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे भाई, क्या अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो बताओ जल्दी से। अगर हम यहाँ पर बात ये करते हैं भैया कौन सा चींटी के बारे में, चींटी में भैया कौन सा भैया अम्ल पाया जाता है? चींटी के भैया डंक में, है ना। चींटी के भैया यानी हम बात करेंगे भैया चींटी, चींटी होती भैया उसके डंक में, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में भैया कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेरे भाई यहाँ पर आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा भैया? फॉर्मिक अम्ल पाया। कौन सा भैया? आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सारे फौजी भाई नोट करेंगे, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन ये बताना है कि अगर चींटी के काटने पर त्वचा पर जो कैलीमाइन लगाया जाए, जैसे हमें कोई चींटी काटने लगे भी कैलीमाइन लगाते हैं, तो ये कैलीमान भैया जो हमारा कैलीमान जो भी हमारा विलयन होता है उसमें उसकी कैसी प्रकृति होती है? वो अम्लीय होता है कि क्षारीय? तो भैया वो हमारा कैसा होता है भैया? कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय उसकी प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए भैया आपको बताना है कि ठोस सोडियम धातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके ठोस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। यह एक डॉट डॉट अभिक्रिया कैसे भैया? एकल भैया आपकी प्रतिस्थापन है, द्विक आपकी प्रतिस्थापन है भैया, संयोजन है या आपका अपघटन है? बताओ सारे फौजी बताएंगे यहाँ पर, जल्दी से बताओ। नेहा जी जवाब दो। नेहा जी यहाँ पर जवाब देंगे कि सर जी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब ये हो जाएगा। आइए क्या कह रहा है? ठोस सोडियम धातु, ठीक है, यानी जो ठोस हमारी भैया कह सकते हैं सॉलिड, ये सोडियम धातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके ठोस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। भैया क्या होगा? भैया संयोजन होगा, क्यों भैया क्या क्रिया कर ली तो संयोजन होगा, सीधी सीधी बात करो। आइए यहाँ पर बताने के एकीकृत से स्रावित पित्त रस द्वारा भैया भोजन के किस घटक का भैया यहाँ पर पाचन होता है? किस घटक का पाचन होता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, स्टार्च का? बताओ वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, बताओ सारे लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। भैया सारे बच्चे कहाँ गए? अभी इतने भैया चिल्ला रहे थे, है ना, है इतने सारे थे मेरे भैया कि यहाँ पर तो हद पार हो गई थी, पता नहीं कहाँ चले गए। इन लोगों को भैया क्या तो नाश्ता करने गए हैं या मेरे भाई किसी की इनको याद आ रही है? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर जी के पित्तरस द्वारा भैया किस भोजन का भैया यहाँ पर पाचन होता है? तो भैया आप कहोगे सर जी पित्तरस द्वारा सर जी यहाँ पर हमारा वसा यानी भैया फैट, फैट का मेरे भाई क्या होता है? पाचन होता है। आइए आपको बताने की जठर नाल, कौन भैया? जठर नाल, जठर नाल का कौन सा भाग भैया जीवाणुओं को नष्ट करने से भैया नष्ट करने में संबंधित होता है? बताओ कौन सा होता है भैया? आमाशय होता है। बताओ कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो आमाशय हमारा नाम आ गया सर, आमाशय भैया नष्ट करने भैया इसके संबंधित होता है भैया क्या? जो जठर नाल होती है कौन सा भाग? क्या आमाशय भैया जीवाणुओं को नष्ट करने से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है जो जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है किंतु मानव द्वारा नहीं? भैया ग्लूकोज, सेलुलोज और
फैक्टोज, माल्टोज। भैया ये मानव द्वारा ये भी पचाया जा सकता है, ये भी पचाया जा सकता है। देखिए हमारा सेलुलोज भैया, जो सेलुलोज होता है, भैया सेलुलोज भैया जो नहीं, क्योंकि बेचारे पशुओं में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग भैया प्रोटोजोआ के कारण होता है, बताओ। मलेरिया, फ्लू, काली खांसी, खसरा, बताओ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो भैया प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, बताओ। सारे लोग यहाँ पर जवाब देंगे, आप सभी का वेट कर रहे हैं, है ना। इसके बाद फिर भैया हमारी मैथ शुरू हो गया ना, इसके बाद मेरे भाई हमारी मैथ शुरू हो गई। यानी आपको प्रोटोजोआ बताना है, तो प्रोटोजोआ के कारण मेरे भाई कौन सा रोग होता है, आपको सही मलेरिया होता है। आगे बढ़ो भैया। आइए, आपको बताना है कि टीनोफोरा, कि भैया टीनोफोरा का सामान्य नाम क्या है, बताओ। टीनोफोरा का भैया यहाँ पर सामान्य नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर हम भैया यहाँ पर टीनोफोरा का बात करेंगे, टीनोफोरा का जो सामान्य नाम होता है यहाँ पर, गोल कृमि नहीं होता है, यहाँ पर स्पंज भी नहीं होता है, चपटा कृमि नहीं होता है, तो क्या बनेगा आपका कंग तरधर, के भैया कंग तर, के भैया कंग कतधर, के भैया कंग कतधर हो जाएगा। ऑप्शन सर ये हमारा टीनोफोरा का सामान्य नाम होता है। ठीक है, साइंस भी हमारा खत्म हो गया। अब शुरुआत करेंगे मैथ, और अब तो भैया आपके भैया मौज हो जाएगी, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आप कैसे उड़ाओगे वो हमें पता है ना। आइए, लो भैया उड़ाओ पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोटा क्यों हो गया भैया बालू को, है? बताना भैया एक बार, 4 और इसके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। आइए नेहा जी, हम और आप मिलकर करते हैं, ठीक है। जैसे 4 दे रखा, ठीक है। अगर हम कहेंगे सर यहाँ पर 4 का व्युत्क्रम, 4 का व्युत्क्रम मतलब कोई भी संख्या उसका अगर व्युत्क्रम करना हो, क्या अगर उस संख्या का हमें भैया व्युत्क्रम निकालना हो, जीवन में कोई भी संख्या हो, या 4 हो, या 1/2 हो, 1/3 हो, कोई भी हो, अगर उसका भैया व्युत्क्रम निकालना हो तो उसका उल्टा किया करो। इसका उल्टा करेंगे भैया क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा हमारा 1/4, क्या भैया 1/4 हो जाएगा। अब इनका योग बताना है, तो ये 4 प्लस इसके व्युत्क्रम का मतलब 4 प्लस 1/4। यहाँ पर देखो इसके बट्टे में 1 मानोगे, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा। एक बार जाएगा सर, 4 गुणे 4 कितना 16, 16 प्लस 1 हो गया 16, 1 17, यानी 17/4 इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर। सीफो चाची जी बताइए। नहीं नेहा जी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा डियर, है ना। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि आपको 4 और 4 का व्युत्क्रम का भैया योगफल बताना है, ठीक है। 4 प्लस 1/4 को जोड़ना है, तो उसको जब जोड़ोगे तो आपके पास 17/4 ही आएगा नेहा जी, है ना। आइए यहाँ पर देखो, 12, 18, 22 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, क्या बताना आप लोगों को। 12, 18, 22 का एचसीएफ बताना। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप कहोगे सर जी 12 हो, 18 हो, और हमारा सॉरी यहाँ पर 22 हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कहोगे सर 12 के फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 18 के फैक्टर बनाएंगे तो आपको सर जी 2 गुणे 3, ठीक है, गुणे 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 22 के फैक्टर बनाएंगे तो आपको सर जी 2 गुणे 11। कॉमन क्या मिला भैया, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में मेरे भाई हमारा 2 है जो उभयनिष्ठ है, यानी हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा साथियों, इसका एचसीएफ मेरे भाई आपका 2 हो जाएगा। उत्तर हमारा सी को चाची, बताओ। हाँ भैया, जितने भी साथी यहाँ पर 2 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लाइक करते रहो मेरे भाई। क्लास को शेयर करना मेरे भाई, कंजूसी मत किया करो मेरे भाई, है ना, कंजूसी मत किया करो। जिन लोगों ने कल की क्लास देखी होगी, जो हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाया है कल ये 1.5 घंटे में, अगर आपने वो क्लास देखी होगी पूर्णतः हमारे साथ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वहां पर 156 था योग, यहाँ पर आपको योग यहाँ पर 126 दे रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 3 क्रमिक पूर्णांकों का जो योगफल है भैया 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमें 3 क्रमिक बताना है, 3 क्रमिक क्या क्रमागत एक ही संख्या होगी भैया, x हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारी क्या है, 3 क्रमागत संख्या है। इनका जोड़ करो, अगर इनका जोड़ करोगे तो x जमा x प्लस 1, ठीक है, प्लस x प्लस 2 किसके बराबर भैया, ये आता है हमारा 126 के बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा 3x प्लस कितना हो जाएगा 3, बराबर किसके भैया, बराबर हमारे 126 के। अगर हम 3x का मान निकालेंगे तो 126 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपको जी, ये हो गया हमारा 123, और 123 में अगर 3 का भाग लगाएं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको जी, 41 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो सारे नौजवान कहेंगे सर जी x की वैल्यू हमारे पास 41 आ गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि सर जो पहली संख्या होगी हमारी क्रमागत वो सर 41 होगी। अब 41 में अगर आप एक जोड़ दोगे, कि भैया अगर आप यहाँ पर 41 में मेरे प्यारे नौजवानों अगर एक जोड़ दोगे तो वह संख्या कितनी बन जाएगी आपकी 42, और अगर आप यहाँ पर
41 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 43। ये बताओ आपकी भैया बड़ी संख्या कौन है? तो सारे हमारे फौजी भाई कहेंगे कि सर जी यहाँ पर आप देख सकते हो सर 41 हमारा छोटा है, इससे बड़ा सर 42 हो गया और 42 से बड़ा सर 43 हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 43 होगी। खत्म करो, क्वेश्चन उड़ गया। बताओ भैया। अरे भैया 42 वालों थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग लगाओ आप, है ना, दिमाग लगाओ मेरे भाई। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या बताना, वहां पर आपको बीच वाली संख्या, यहाँ पर हमने बड़ी संख्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। आइए क्या कह रहा है पिशन? पिशन कह रहा है कि एक कक्षा के 12 विद्यार्थियों का जो वजन है वो भैया नीचे दिए गए, मतलब केजी भैया नीचे दिया गया है, तो विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा? 12 विद्यार्थी है, ठीक है, ये दे रखा है, इनको जोड़ो भैया, इन सभी को जोड़ो। अगर इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? जल्दी से हमें बताओ भैया। ओपेटर जी, राधा जी बताइए क्या बनेगा, है ना, जल्दी से जोड़ कर करके बताओ कि भैया जी इस क्वेश्चन का तो हमारा जोड़ यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। औसत निकाल रहे हैं हम लोग, क्या भैया औसत निकाल रहे हैं? औसत हम लोग निकाल रहे हैं, कितने आंकड़े भैया? 12, यानी 12 से इसको भैया डिवाइड करेंगे। योग तो करो भैया, डिवाइड तो हम कर लेंगे भैया, योग तो करो कितना होगा, है ना, योग करो भैया कितना हो जाए, कितना आ रहा है बताइए संजय भैया, कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ कितना योग आ रहा है, कितना? आप कहोगे सर जी योग आया हमारा 768, 768 आया, 768 में 12 का भाग लगाओ, 12 छंग कितना होता है? 72, ठीक है, 12 छंग 72, ठीक, कितना बच्चा? 4 बच्चा, और 12 चौक कितना हो गया? 48। चलो यहाँ पर भैया कह सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा विद्यार्थियों का औसत वजन आएगा कितना आएगा? 64 केजी आएगा, यानी भैया इतना तो होना चाहिए पर स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर हमारा A4 आगरा हो जाएगा। बताओ बताओ मेरे प्यारे कप्तानों के सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत ना कोई परेशानी? ऐसा क्वेश्चन आए आप जोड़ ना कर पाओ तो मेरे भैया यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हो, डिजिटल सम लगाओ मेरे भाई। रात्रि में आप हमारे साथ मैथ सीखना है तो भैया आप रात्रि में 8 बजे हमारे साथ जुड़ो, आप हमारे साथ जुड़ो मेरे भाई, मैथ सिखाने का आपका भाई गारंटी लेता है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखो, अनीता लगातार 2 परीक्षाएं देती है, अनीता नाम की एक लड़की जो लगातार 2 परीक्षाएं देती है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बोला गया है कि और भैया वो 100 में से भैया 2 परीक्षाएं देती है, पहली परीक्षा में 100 में से 60 अंक प्राप्त करती है, दूसरे में भैया वो 80 अंक प्राप्त करती है, ठीक है। यदि इन परीक्षाओं में से प्रत्येक का भारांक, यानी भैया कह सकते प्रत्येक का जो वेटेज है वो कितना भैया 50% है, तो उसका अंतिम स्कोर ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहने की बात ये है कि उसको भैया क्या बोला गया है, प्रत्येक का जो भार में प्रत्येक का जो वेटेज रखा गया, मतलब उसको 50% मार्क्स लाना ही चाहिए। आपको पता होगा मेरे नौजवानों, अगर हम 50% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें कितना होता है, आपको जी 1/2 होता है, क्या 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। अगर आप ये देखो, हमारी जो अनीता जी थी पहली परीक्षा में यहाँ पर 60, कितना भैया 60 अंक लेके आए, लेकिन ज्यादा लेके, उनको भैया यहाँ पर 50% अंक लाना ही चाहिए था। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर भैया क्या है, इसका 1/2 निकाल लेंगे, मतलब इसका भैया 50% मतलब 1/2, ठीक है, प्लस लगाएंगे 80, भैया इसका क्या करेंगे भैया 1/2 हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा सर? 30 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको सर? ये हमारा कितना हो जाएगा नौजवानों? तो आपको 40, इनको जोड़ेंगे, यानी कह सकते हैं उसका जो अंतिम स्कोर होगा दोनों परीक्षाओं में वो कितना होना चाहिए भैया? यहाँ पर 70 होना चाहिए, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। बताओ बताओ भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ नेहा जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न यहाँ पर भैया 5% के बराबर? बताओ निम्नलिखित में से वह कौन सा भिन्न है जो भैया 5% के बराबर है? मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे कप्तानों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, 5% की बात कह रहा है। आप ये बताओ 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो सभी को पता है कि सर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसको सर भिन्न में कन्वर्ट करना है। यानी हमने आपको सिखाया है, अगर आप ये प्रतिशत के चिन्ह को हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटा, 5 से कम 5, 5 से काटा कितना भैया? तो आपको से 20 पंचे 100, यानी भैया कितना आ जाएगा भैया? भिन्न क्या होगा सर जी? ये सर जी हमारा 5% भैया 1/20 भिन्न के बराबर होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर B4 भाभी जी। बताइए सारे फौजी में बताने का प्रयास करेंगे सर, किसी भी बात की आपत्ति नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे कप्तानों, हम आपको एक नए और शानदार प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर देखो, मोहित और उसकी बहन की जो आयु का अनुपात वर्तमान में कितना भैया? 3:4 है। यदि मोहित की आयु यहाँ पर 18 वर्ष, क्या यदि मोहित की आयु यहाँ पर 18 वर्ष है तो उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी होगी? यहाँ पर देखो नौजवानों, आपसे बोला गया मोहित, यानी हम कहेंगे मोहित, ठीक है, ये हमारा मोहित हो गया बालको, ठीक है, ये हमारा मोहित हो गया, और ये हमारे कौन भैया? उसकी बहन हो गई, ठीक है, मोहित की बहन हो गई। अब उनकी भैया जो वर्तमान भैया जो आयु का अनुपात कितना दे रखे हैं यहाँ पर? 3:4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है आपसे, ये बोला गया है कि मोहित की जो आयु कितनी है? 18 वर्ष। अगर मोहित की आयु मेरे भाई 18 वर्ष, ये देखो भैया कितना गुना किया है? 3 का 6 गुना। अगर यहाँ पर 6 गुना किया तो भैया आपको 4 का 6 गुना करना है। 4 का 6 गुना कितना? 24। भैया कह सकते हैं यहाँ पर भैया मोहित की बहन की जो वर्तमान आयु होगी कितनी होगी बालको? 24 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर D4 दादी जी। बताइए नेहा जी बिल्कुल शानदार जवाब है आपका। आइए
यहाँ पर बोला गया है यदि 3:7 समानुपाते x अनुपाते 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे कप्तानों ये देखो यहाँ पर ये बन जाएगा 3/7, समानुपात लगा तो बराबर के चिन्ह आ जाएगा, ये हमारा x/4 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो। अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये 7x हो गया और ये हमारा 12 बनेगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकाल कितना बन जाएगा 12/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 12/7 आ गई। नहीं, ऑप्शन नंबर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर B4 क्या हो जाएगा भाभी जी। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। आइए 7/12 कौन बता रहा है भैया, ये 12/7 आएगा। आइए यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 2000 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में भी प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। अगर हमें क्या निकालना है तो सारे फौजी भाई कहेंगे सर जी यहाँ पर आपको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर होता है आपका प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे में सर हमारा 100। मूलधन कितना दे रखा है तो सारे फौजी भाई कहेंगे सर मूलधन दे रखा है हमें 2000 रुपया। आपको रेट कितनी दे रखी है सर 6%, समय कितना दे रखा है 3 साल का, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी बिंदी दूसरी बिंदी कट जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 6 18 18 दूनी कितना 36, यानी भैया जो आपको ब्याज मिलेगा भैया 3 साल में वो कितना मिलेगा 360 रुपया मिलेगा। सीधा हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, खत्म करेंगे। बताओ नेहा जी बिल्कुल सही जवाब है, आप जितने भी क्वेश्चनों का जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब निकल रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि एक कार है 120 मिनट में अगर यहाँ पर भैया 3000 मीटर की दूरी तय करती है तो एक कार की चाल किलोमीटर प्रति हावर्स में क्या होगी। मेरे भाई क्वेश्चन इतना हार्ड है, इतना हार्ड है कि अगर मेरे भाई आपके पेपर में आ गया तो आप लोगों के जो फेफड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे। क्यों बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन समझा नहीं है। आप हमारी बात को सुनो, अगर यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 120 मिनट, अगर 120 मिनट दे रखा है, सुनो सुनना सुन दे रहा भैया, अगर 120 मिनट दे रखा है, आप सभी को पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। आप कहोगे एक घंटे में तो हमारे 60 मिनट होते हैं बालकों, कितने भैया एक घंटे में मेरे भाई आपके 60 मिनट होते हैं। ये बताओ 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो आपको सही 2 घंटे में सही 120 मिनट हो जाएंगे। तो ये बताओ अगर हम भैया इसको ये कह दें मिनट को मेरे भाई घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी, ये हमारा 2 घंटा लिखा, कैसे जी 2 घंटा लिखा हुआ। ठीक, आप सभी को पता है कि एक भैया 1 किलोमीटर में कितने भैया मीटर होते हैं, तो आपको पता है सर जी 1000 मीटर। कितने भैया 1 किलोमीटर भैया कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर है। अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो कितना लिखा भैया, आपको सर जी ये लिखा हुआ हमारा 38000 मीटर। ये देखो बालको यहाँ पर अगर इसका कितना गुना किया है 38 गुना किया है, यानी भैया कितने किलोमीटर लिखा है। तो आप सारे लोग कहोगे सर जी ये हमारा 38 मीटर सॉरी 38 किलोमीटर, यानी ये बताओ 38 किलोमीटर ही तो लिखा है, मतलब जो मीटर था उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो भैया मिनट में था उसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया, और फिर क्या निकालना सर चाल निकालना। चाल बराबर क्या होता है, सभी बालकों को पता है कि चाल बराबर होता है सर हमारा दूरी बटे क्या होता है बालकों, दूरी बटे समय होता है। ये बताओ दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है आपको 38 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना दे रखा है 2 घंटा, 2 से काटा कितना आ गया 19। भैया जो आपकी कार की चाल होगी मतलब 1 घंटे में 19 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर सी को चाची बताइए, बताइए भैया, है ना। चलो हाँ नेहा जी आपका बिल्कुल शानदार जवाब है, बिल्कुल शानदार जवाब है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। चलो भैया, है ना, चनों का मेरे भाई स्वाद लेते चलते हैं। थोड़ा सा भैया भूख भी लगा रही है ना, भूख भी लगाई हुई है भैया, है ना। आओ भैया निपटाओ इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है सर जी आपसे, यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर योगफल बताना है किसका, यानी आप यहाँ पर देखोगे 2x प्लस 3y माइनस 9z, इसको जोड़ना भैया, इसको जोड़ना है। अगर इसको जोड़ोगे यहाँ पर जोड़ने बैठो भैया, यहाँ पर जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 7y के नीचे 7y। ठीक है, और यहाँ पर z के नीचे सर हमारा z आ जाएगा प्लस का z। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये आपका 2x ज्यों का त्यों आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो भैया 3y और 7y कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा हमारा 10y। कितना भैया 10y हो जाएगा। जैसे ये देखो हमारा 9 माइनस का प्लस का 3 है तो किसका आएगा भैया माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 सर ये हमारा इसका योग होगा, है ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, को ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बताओ आगे बढ़े भैया हम लोग। आइए यहाँ पर देखो क्या रहा है, यदि 2m माइनस 3 बराबर m/3 प्लस 7 है तो यहाँ पर m का मान क्या होगा। यही बोला गया है ना। आइए क्या बोला गया है, 2m माइनस 3 बराबर m/3 और प्लस 7, यही दे रखा है आपको कुछ जी से। हम ये कहते हैं भैया कि एल साइड लेके आओ और संख्या उस साइड फेंक दो, यानी ये हो जाएगा हमारा 2m और ये प्लस का तो माइनस का यहाँ पर m/3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 7 था, ये माइनस को साइड प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके बटे में 1 मानो, एलसीएम 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा 6m बन गया और ये माइनस का m ही आ गया। ठीक है, बराबर में कितना हो गया सर 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा इसमें कर दो तो ये हमारा कितना बचेगा, आपको ये आ गया हमारे पास 5m बराबर कितना हो जाएगा 30।
यानी m की वैल्यू कितनी आ गई है, आपको से 5 से करके से 6 बार में m की वैल्यू से 6 आ गई। ऑप्शन नंबर बी लगाओ। बताओ बताओ बालको। हाँ नेहा जी बिल्कुल शानदार जवाब है आपका। लाइक करते रहेंगे भैया, है ना, लाइक करते रहेंगे मेरे नौजवानों। आइए इसको निपटाओ। क्या कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का भैया जो अनुपात है इस प्रकार दे रखा है, तो सबसे छोटा जो कोण होगा वो कितना होगा। बताओ आप सभी को पता है, क्या पता है बताओ, क्या पता है। यदि हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग की बात करते हैं, क्या अगर हम चतुर्भुज के चारों कोणों की बात करते हैं, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है बालकों कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुपात में दे रखा है, तो हम पहला कोण मानेंगे x, ठीक है, दूसरा मान लेंगे भैया हम यहाँ पर 2x, ठीक है, तीसरा मान लेंगे 3x और चौथा मान लेंगे 2x। किसके बराबर हो जाएगा सर जी, ये हमारा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखो x और 2x कितना हो जाएगा 3x और 3x कितना हो जाएगा आपको 6x और 2x कितना हो जाएगा 8x, यानी 8x की वैल्यू कितनी आ गई सर ये आपके पास 360 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अगर x का मान निकालोगे तो यहाँ पर 360 डिग्री में क्या करोगे बालको, आप 8 का भाग लगाओ, दो भैया 8 का भाग। आप कहोगे सर जी 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32, ठीक है, कितना बच्चा, आप कहोगे सर 8 चौक होता है हमारा 32 है ना, ये 4 ने 40 हो गया और 8 पंचे 40, मतलब कह सकते हैं भैया जो x, ये जो हमारा छोटा कोण होगा कितना होगा 45 डिग्री होगा। यही तो हमसे पूछा जा रहा था, क्योंकि भैया देखो यहाँ पर हमने लिखा x अनुपाते 2x अनुपाते 3x अनुपाते 2x, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, x सबसे छोटा कोण है, नहीं कह सकते कितना भैया, ये हमारा 45 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर भाभी जी। बताइए। हाँ नेहा जी बिल्कुल शानदार जवाब है आपका, बिल्कुल शानदार जवाब दिया है आपने। चलो भैया इसको निपटाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक समभुज इस प्रकार है कि इसके प्रत्येक आंतरिक कोण यहाँ पर भैया 135 डिग्री है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, मतलब इसमें कितनी भुजाएं है ना, इसमें बताना कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, अगर आप इसमें सबसे पहले एक बाहरी कोण तो निकालो, ये आंतरिक कोण दे रखा है, आंतरिक कोण कितना दे रखा है 135 डिग्री है ना, आपको पता है बाहरी कोण, आप बाहरी कोण निकालना तो कैसे निकालोगे सर जी, जो बाहरी कोण वो कितना बनेगा है ना, अगर आप बाहरी कोण निकालोगे यानी क्या करोगे आप यहाँ पर 180 डिग्री में से यहाँ पर 135 डिग्री घटा दोगे, कितना आ जाएगा, तो आपको सर जी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, कितना भैया 45 डिग्री हमारा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या ज्ञात करना है बालको, हमें ज्ञात करना भैया यहाँ पर भुजाओं की संख्या, किस भैया, हमें ज्ञात करना भैया यहाँ पर भुजाओं की संख्या। अगर हम भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं बालको, भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, यानी भैया 360 डिग्री में क्या करेंगे, जो भी हमारा कोण आता है उससे भाग, थीटा से भाग करेंगे। ठीक है, 360 थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको सर जी 45, 45 का भाग लो कितने बार कट जाएगा आपको सर जी, ये हमारा 8 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डियर हमारा, यानी भैया यहाँ पर भुजाएं कितनी होंगी, तो भैया भुजाएं हमारे एक समभुज, जो भैया समभुज है उसकी भैया किस प्रकार की भुजा कितनी भुजाएं होंगी, तो आपको 8 भुजाएं होंगी। ऑप्शन नंबर डी लगाओ। ठीक है भैया आगे बढ़े हम लोग। आइए ये रहा क्वेश्चन, इसको करो। एक धागे की सहायता से मेरे भाई 28 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक आयत बनाया जाता है। ठीक है, और फिर उसी धागे से एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। सुनो भैया बालको, सुनो भैया क्या क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भैया कि एक धागे की सहायता से 28 मीटर लंबा और 10 मीटर एक चौड़ा एक आयत बनाया जाता है। ठीक है, आयत बनाया जाता है, फिर उसी धागे से भैया एक बैग बनाया जाता है, तो बैग की भुजा क्या होगी। आइए क्या करेंगे भैया हम लोग, है ना, क्या करेंगे मेरे भैया, अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें ये निकालेंगे कि सर आयत का परिमाप, क्योंकि आयत बनाया जाए सर क्षेत्रफल तो बड़ा हो जाएगा, यानी हम ये कहेंगे सर आयत का परिमाप बना लेते। ठीक है, आयत का परिमाप तो सभी बच्चों को पता है कि सर 2 कोष्टक लंबाई प्लस क्या होता है बालको, आपको सर चौड़ाई होता है, यही होता है, आपको जी भाई यही होता है। ठीक है, आपको लंबाई कितनी दे रखी है, आपको सर 28 दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, इनको जोड़ो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा भैया कितना, तो आपको सर ये हो गया हमारा 38 है ना, 38 का 2 गुना करो, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 और 76 कितना आ गया भैया आपके पास, यानी आपको से यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 76 मीटर, यानी भैया जो आयत का परिमाप होगा कितना होगा 76 मीटर होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है भैया कि बैग की भुजा निकालना। ठीक है, अगर एक बैग बनाया जाता है, फिर देखो हमने क्या किया, एक पहले आयत था, ठीक है, ये हमारा आयत हो गया, अब इसका एक बैग बनाया जाता है, सर ये बैग बन गया। ठीक है, अब इसकी क्या निकालना बालक को, हमें इसकी निकालना है, फिर हमें क्या भैया बैग की भुजा। अभी बताओ सभी लोग हमें भैया बैग की भुजा क्या होगी, सभी लोग बताएंगे। आप कहोगे सर जो बैग की भुजा होती है वो कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है, बताओ। अगर हमें देखते हुए बैग की भुजा, यानी ये हमारे पास जो आयत का परिमाप आया है, ठीक है,
आयत का परिमाप आया है। अगर हम बैक की भुजा निकालते हैं तो आपको पता है भुजा कैसे निकली, भुजा का स्क्वायर। देखो अगर हम ये कहते हैं कि इसी को भैया इतना ही क्या बना दे, परिमाप बनाते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं भैया कि ये हमारा बैक का परिमाप आ चुका है। इसको हम क्या मान लेंगे भैया, बैक का परिमाप। आप सभी दोस्तों को पता है कि बैक का परिमाप होता है हमारा 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 76 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम भुजा निकाल रहे हैं तो ये जो हमारी बैक की भुजा कितनी बनेगी, यानी हम 76 में क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से भाग कर देंगे तो 19 चौक कितना हो 76। ये जो भुजा होगी कितनी मीटर की होगी भैया, बैक की 19 मीटर की भुजा होगी। ऑप्शन नंबर डी जितने भी साथियों ने बताया उन लोगों का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया, चंदू भैया बिल्कुल सही जवाब है भैया, चंदू भैया बिल्कुल सही जवाब। नेहा जी गलत जवाब, नेहा जी 18 नहीं होगा, है ना। चंदू भाई बिल्कुल सही जवाब भैया। क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, बताओ क्लास को लाइक कब करोगे मेरे भाई। आइए यहाँ से मेरे भाई आपका रीजनिंग शुरू होता है। हमारे भैया मैथ की 15 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, यहाँ से मेरे भाई हमारा रीजनिंग शुरू होता है। तो भैया करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। जल्दी से बताइए भैया क्या कह रहा है। एक दौड़ प्रतियोगिता में भैया एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से मेरे भाई 14वां है और नीचे से मेरे भाई 13वां है, तो खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या होगी। जब भी मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन देखेंगे टोटल निकालना हो, क्या निकालना हो मेरे प्यारे कप्तानों, जब भी कुल निकालना हो भैया, जब भी कुल संख्या निकालना हो तो कुल संख्या के लिए क्या किया करो, जो ऊपर से है कि भैया ऊपर, ठीक है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे को जोड़ दो, ऊपर और नीचे को जोड़ दो मेरे भैया, और इसमें से एक कम कर दो, एक कम कर दो। जैसे ऊपर से कितना भैया उसका स्थान भी 14वां है, नीचे से उसका 13वां है, इसमें से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा ये 27। 27 में से एक कम के टोटल कितने भैया विद्यार्थी होंगे, टोटल मेरे प्रतियोगिता में यहाँ पर 26 खिलाड़ी होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहोगे सर जी 26 हमारा सही जवाब हो जाएगा। जिसने भी भैया यहाँ पर 26 बताया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लें मेरे भैया, है ना, तब तक इस क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग, बताओ जल्दी से। चंदू भाई का बिल्कुल सही जवाब भैया, है ना। चंदू भाई बिल्कुल सही जवाब दे रहे भैया, यहाँ पर चंदू भाई बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चंदू भाई का बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन का उत्तर आया है ना। अब इस क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। शुभम भैया का बिल्कुल सही जवाब आया, नेहा जी का बिल्कुल सही जवाब आया। यहाँ पर दो भैया क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, आइए आइए भैया। आपको बताना है कि एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ को क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, डांस को मेरे भैया ए लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उस भाषा में हार्ट को कैसे लिखा जाएगा, हार्ट यानी दिल धड़क रहा है तुम्हारी राह में, है ना। आइए अगर आप इसको देखोगे नेहा जी, यहाँ पर आप कहोगे सर जी यहाँ पर अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ को क्या लिखा गया भैया, अर्थ को मेरे भाई कूट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से मेरे भाई इसको यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया है दोस्तों कि डांस को क्या लिखा जाता है, तो डांस को मेरे प्यारे कप्तानों, डांस को मेरे प्यारे कप्तानों क्या लिखा जाता है, डांस को ए लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि हार्ट को, मतलब हार्ट को भैया क्या, हार्ट को कैसे, दिल को क्या लिखा जाएगा। आइए भैया देख लेते हैं क्या लॉजिक लगेगा। ये देखो अगर आप सभी में देखो तो भैया आर यहाँ पर ज्यों का त्यों है, मतलब आर यहाँ पर ज्यों का त्यों है, यहाँ पर एन ज्यों का त्यों है, मतलब यहाँ पर ए है जो ज्यों का त्यों यहाँ पर आएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। और आप किसी भी ऑप्शन में देख लो भैया तीसरा लेटर ए, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आओ भैया एक बार और देखो यहाँ पर मिलाओ। अब देखो यहाँ पर टी को यहाँ पर रख दिया भैया, इसको आगे रख दिया, इसको ई को पीछे ए को आगे, ठीक है। यहाँ पर डी को पीछे ए को आगे, यहाँ पर सी को पीछे ई को आगे, तो यहाँ पर एच को पीछे रखेंगे और आगे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। आर को पीछे रखेंगे और टी हमारा आगे आ जाएगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ई एच ए आर, सॉरी ई एच ए टी आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी को चाची जी बताइए। हाँ भैया ऑप्शन नंबर सी जितने भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंकित भाई बिल्कुल सही जवाब है। शुभम भैया कहाँ से आपने भैया क्वेश्चन लगा दिया है ना, शुभम भैया ये नहीं होगा, जो आप सोच रहे हो वो उसका जवाब नहीं होगा, है ना। आगे बढ़े भैया हम लोग, आइए इस क्वेश्चन को करो। क्या कह रहा है, यदि शब्द भैया कौन सा भैया, प्रोडक्शन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाता है, तो पुनः व्यवस्था के बाद ये जो पुनः व्यवस्था बनेगी उसके बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये आपको बताना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया मेरे फौजी भाई, तो ये मानना मेरे भैया कि आपके मेरे भैया 40 नंबर, यानी भैया 40 क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, है ना। एसएससी जीडी आपका यूपी प्लस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप इसको करना सीखो। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर दे रखा है आपको पी आर ओ डी यू सी आई एन जी, यही दे रखा है, सारे लोग कहेंगे ए, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है वर्णमाला के अनुसार भैया इसको पुनः व्यवस्थित करना, वर्णमाला के अनुसार। अब वर्णमाला क्या होता है सर, आपको पता है वर्णमाला यानी अल्फाबेट, भैया
वर्णमाला यानी हम कहेंगे सर अल्फाबेट, यानी हमारा शुरू ए से होता है, ए बी सी डी, भैया क्या डी, कहां पर खत्म होता है सर जेड पर होता है। तो सबसे पहले लेटर देखेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, आप यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा आपका सी, सी के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा आपका, तो आपको सर डी के बाद सर हमारे इसमें क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, क्या भैया डी के बाद आई, ठीक है कोई दिक्कत। अब इसमें देखो डी आ गया आपका, सी डी आएगा, ठीक है सी आपने ले लिया, ठीक है डी आपने ले लिया, आई आपने ले लिया। अब आई के बाद देखो भैया, आई के बाद अच्छा यहाँ पर देखो ये सी के बाद यहाँ पर डी के बाद एच आएगा, और एच के बाद आपका आई आ जाएगा, एच के बाद मेरे भैया आपका आई आ जाएगा, और आई के बाद फिर क्या आएगा बताओ जल्दी से, आई के बाद मेरे प्यारे कप्तान आपका एन आ जाएगा, ठीक है एन के बाद क्या आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा आपका पी आ जाएगा, और पी के बाद क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। अब इसमें ये देखो कि पहले मेरे भैया क्या क्वेश्चन में ये लिखा गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया कि यदि भैया प्रोडक्शन को भैया अक्षरों को भैया एक अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसकी कितनी स्थिति भैया, कितने जो लेटर है सेम अपनी स्थिति पे आएंगे। देखो क्या आपका पी भैया देखो पी पहले पर है, पी यहाँ पर पहुंचा, आर आपका भैया दूसरे पर है सर लास्ट में पहुंचा, ओ आपका तीसरे पर सर यहाँ पर पीछे पहुंचा, डी आपका यहाँ पर सर यहाँ पर आ गया, यू आपका यहाँ पर है सर जी, यू कहाँ गया भैया हमने लिखा है सर, यू यहाँ पर लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप देखो ऐसा कोई सा भी लेटर नहीं है जो मेरे भाई अपनी ही स्थिति पर है, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि आर है तो उसके नीचे आर रहता है, तो हम कह सकते हैं एक ऐसा लेटर जो भाई अपनी ही स्थिति पर यहाँ पर व्यवस्थित है, यानी हम कहेंगे सर ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो अपनी ही स्थिति पर है भैया व्यवस्थित मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, नन ऑफ दीज हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जितने भी साथी यहाँ पर ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, नेहा जी यहाँ पर बी बता रहे हैं, गलत जवाब हो जाएगा नेहा जी है ना, अंकित जी यहाँ पर ए बता रहे हैं, चलो भैया चंदू भैया सी बता रहे हैं, गलत जवाब हो जाएगा चंदू भैया है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से दाएं, भैया कह रहा है भैया बाएं से दाएं चार की ऐसी कितनी संख्या, भैया चार की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा सा एरर लग रहा है। मैं निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में बाएं से दाएं चार की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक जिनमें प्रत्येक तुरंत के बाद एक सम है, ठीक है प्रत्येक तुरंत के मतलब चार के बाद भैया एक ऐसी कोई संख्या देखते हैं भैया हम लोग है ना, ऐसी अगर ऐसे बोला गया कि चार के बाद है ना, चार के बाद ऐसी कितनी सम संख्या है ना, चार के बाद है ना, यहाँ पर होगा आपका चार के बाद ऐसी कितनी संख्या, ऐसी कितनी सम संख्याएं, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें भैया प्रत्येक के बाद में प्रत्येक क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है मेरे भैया ना, एक क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है मेरे भैया, एक क्वेश्चन वाले को थोड़ा सा एरर दिख रहा है, क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि चार के बाद भी हमारा विषम होना चाहिए, सॉरी सम होना चाहिए, तो चार तो हमारा सम है, इसके बाद सर ए नहीं है, ठीक है। आइए एक हमारा ए हो जाएगा सर, चार के बाद हमारा सम हो गया, ठीक है। एक हम क्या करेंगे यहाँ पर गोला लगाते चलते हम लोग, ठीक है गोला लगाते चलते, एक हमारा ए बन गया सर, चार के बाद सर यहाँ पर सम है, ठीक है सर, चार के बाद सर यहाँ पर भी सम है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो सर चार के बाद यहाँ पर भी सम हो गया, चार के बाद और देखो सर यहाँ पर सर दो ही नंबर दिख रहे हैं, यानी चार के बाद अगर हम इसमें एक सेंस लगाया, ये बोला गया चार के बाद भैया सम संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चार के बाद एक सर ए में भी सम है, चार के बाद 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो चार के बाद सर यहाँ पर भी सम है, तो एक गलत हो जाएगा, उसके बाद कोई भी संख्या नहीं, तो यहाँ पर 2 आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जितने भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए भैया इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और हमारा ये मॉडल पेपर है जो खत्म हो गया मेरे भाई, है ना। आप सभी को मेरे भैया एक बार कमेंट बॉक्स में एक बताना है कि आप लोगों के लिए जो ऑफिशियल साइट है, जो हमारा आर्मी की जो ऑफिशियल साइट है, उस पर जो हमारे भैया 30 मॉडल पेपर आए हुए हैं, क्या उनका मेरे भाई हमें सॉल्यूशन कराना चाहिए कि जो हम अपने द्वारा भी आपको मॉडल पेपर बना के लाया करते थे वो आपको कराना चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आप लोग जरूर बताना हमें, है ना। जैसे क्लास खत्म होती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आपको जरूर बताना कि भैया जी आप अपने अकॉर्डिंग लाइए, ठीक है। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा समूह भी, क्या चौथा यानी बोला क्या जा रहा है, सुनो चौथा है जो भैया तीसरा से है, दूसरा है जो पहले से, ठीक है। तो आपको बताना है भैया कि जो हमारा यहाँ पर है जो 5वां होगा किससे संबंधित होगा। आइए वाल को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो PARK पार्क, पार्क को क्या लिखा जाता है RCTM, है ना निशा जी। यहाँ पर देखो निशा जी, यहाँ पर देखिए अगर आप कहोगे सर जी P की प्लस वैल्यू 16 होती है, A की प्लस वैल्यू 1 होती है, R की प्लस वैल्यू 18 होती है और K की प्लस वैल्यू 11 होती है। यहाँ पर देखो R की प्लस वैल्यू 18 होती है, C की 3 होती है, T की 20 होती है और M की 13 होती है। यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाओगे 16 में 2 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा
और 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 11 में आप 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अगर हम इसी में थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं कि हमें बताना भी यहाँ पर टाइट यानी TIDE टाइट को क्या लिखा जाएगा। हमने क्या देखा लॉजिक में, टी की प्रेस वैल्यू 20 होती है, आई की 9 होती है, डी की 4 होती है और ई की 5 होती है। कितना जोड़ना है? प्लस 2 जोड़ना है। यहाँ पर देखो अगर आप 20 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर भैया 9 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 4 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे भैया 22 किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है? भी की होती है। आई किसकी होती है? आप पूछ लीजिए आई सॉरी 11 किसकी होती है सर? 11 के की होती है। और 6 किसकी होती है? एफ की होती है। और 7 किस लेटर की होती है सर? जी की होती है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? B4 BSF। भैया जितने भी फौजी भाई यहाँ पर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए भैया अब मेरे भाई हम आपसे विदा लेते हैं और आप सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में यानी जो आपका कमेंट बॉक्स होता है मेरे भैया, वहां पर आपको इतना बताना है कि आप लोगों के कितने भैया इस मॉडल पेपर जो बंद था, ठीक है, ये मॉडल पेपर मेरे भाई जो आपका बंद था, इस मॉडल पेपर में मेरे भाई आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही निकले भैया। टोटल आपने कितने यहाँ पर राइट जो क्वेश्चन है आपके, कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर राइट किए हैं, उनका जवाब मेरे भाई हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमारे आज के इस मॉडल पेपर में इतने क्वेश्चन सही है। और ये जो मॉडल पेपर था भैया, ये आपका जो आर्मी की जो साइट है भैया, जो आर्मी की भैया, जो आर्मी बोर्ड की भैया जो साइट है भैया, आर्मी बोर्ड की जो साइट है मेरे भैया, वहां से लिए गए हैं, जो ऑफिशियल साइट है वहां से सारे क्वेश्चन लिए गए, क्योंकि यही आपका अभी हाल मेरे भैया हमारा क्या चल रहा था भैया, अभी हाल मेरे भाई हमारा इसका ट्रेंड चल रहा था, इसीलिए मेरे भाई हम इसको लेके आए हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। रात्रि 8 बजे आपको आना है, क्योंकि रात्रि 8 बजे मेरे भाई एक सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें मेरे भाई हमारा एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। तो आप डेली आइए, और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो जो भैया मैथ स्पेशल बैच है, उसमें आप शॉर्ट ट्रिक और भैया यहाँ पर बेसिस से गणित पढ़ना चाहते हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए मेरे भाई उसको परचेस कीजिए, और हम लोग मिलेंगे एक शानदार जानदार एक नई वीडियो के। सब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत। हाँ चलो अब आप लोग क्या करो, सारे लोग यहाँ पर अपने भैया आंसर शीट लेके आओ, किसके कितने यहाँ पर सही है चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं ना, जो हमारा चैप्टर शुरू होना था वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ना। चलो भैया करो आप लोग शुरू, इन सभी का ले लीजिए भैया ओपेटा जी, है ना, इन सभी